अच्छा, तो हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ ली है हमने। ठीक है, और आज हमने पढ़नी है बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेसिकली यही एवरीडे साइंस के पार्ट्स हैं। ठीक है, और मैंने इसमें जो ऑब्जर्व किया है अभी, तो आपका जो मेजर पोर्शन है वो बायो से आता है। ठीक है, मेजर पोर्शन आपका बायो से आता है। जिस तरह मैंने 3 साल के पेपर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के तो आपको शेयर कर दी है ना। तो जो वर्ड की फाइल पे मैंने उनको एक साथ ऑर्गेनाइज किया, तो मैंने देखा तकरीबन 4 से 5 पेज फिजिक्स के थे। ठीक है, एवरीडे साइंस का मोस्टली ज़्यादा पोर्शन नहीं होता। मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाजू का ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो फिजिक्स का 4 से 5 पेजेस था, और केमिस्ट्री का सबसे कम था, 3 पेज था तकरीबन। और बायो के अभी मैंने देखे हैं तो 9 पेज बनते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें मैक्सिमम करना चाहिए। बहरहाल उन ये तकरीबन 60 to 70 पेपर्स बनते हैं। ठीक है, आपको मैं शेयर कर दूंगा जो भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स की निस्बत ये थोड़े से डिफरेंट हो गए इसमें। मैंने एज सच, क्योंकि स्लाइड क्वेश्चंस इतने सारे थे, मैं इनको कितने स्लाइड्स बनाता। चुनाचा इनको टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। मेन मेन हिंट दूंगा, इजाफत भी है। ठीक है, जो जहां से कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको बस मैंने इलेबोरेट किया है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन में जिस तरह ब्रेन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेरिब्रम के हवाले से सिर्फ एक क्वेश्चन है। लेकिन अब जाहिर है अगर वो सेरिब्रम पूछ सकता है तो मेडोला ओब्लंगेटा भी पूछ सकता है। तो आपको जनरल ओवरव्यू होना चाहिए। अगर वो पूछ सकता है कि जी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, तो वो सेकेंडरी भी पूछ सकता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अगर वो पूछ सकता है कि एक ब्रांच, कोई भी बायोलॉजी की कोई ब्रांच उसने कई मरतबा पूछी हुई, माइक्रोबायोलॉजी पूछी हुई है, और एंटोमोलॉजी पूछी है उसने, तो जाहिर है इस तरह की है। तो फिर मैंने कोशिश की है कि 8-10 ब्रांचेस जो मुझे याद थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। ये इजाफत करनी है। याद रखें, ये जो सेशन है ना, ये आपको इसमें पढ़ाया नहीं जाता। इसमें डायरेक्शन दी जाती है बेसिकली। ठीक है ना, कि आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपने स्टडी करनी है, किस तरह से लेकर चलना है, कितना ज्यादा आपने अपनी स्टडी को एक्सपेंड करना है, और कितना ज्यादा रेड्यूस करना है, किस किस डायमेंशन से कितना, किसी भी क्वेश्चन को कितना एलेबोरेट करके पढ़ना है। बस ये डायरेक्शन है। ठीक है। हाँ, और आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, सेशन के ये फायदे होते हैं। हाँ, और दूसरा, आपको आप टेस्ट दोगे, आपकी वहां पर अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट हो गया। अब शायद अगर आप खुद से पढ़ रहे होते, आपके पास नोट्स होते, तो आप सोचते कि यार चलो 10 बजे पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि क्लास है, तो आप 9 बजे भी हाजिर हो गए हो। तो ये चीजें होती हैं किसी भी क्लास को अटेंड करने के फायदे की। अदरवाइज इंफॉर्मेशन सारी वही होती हैं, आपको हर जगह से मिलती है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ ये बात। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। पहले पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हॉर्टिकल्चर की स्टडी को क्या कहते हैं जी? हॉर्टिकल्चर किस चीज की स्टडी को कहते हैं? प्लांट्स एंड फ्रूट्स की। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं? डर्माटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। और अगर साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उसने पास पेपर्स में पूछे हैं। अब इसमें ऐड कर दो, उसने पूछा है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। तो मैंने ये भी क्वेश्चन आया बस। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। इचोलॉजी, इसको इक्थियोलॉजी पढ़ ले, इक्थियोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ फिश, हर हर पीटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये कभी नहीं पूछा, मुश्किल सा है। हर पीटियोलॉजी, लेकिन जब वो फिश की स्टडी, बर्ड की स्टडी पूछ सकता है, तो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल की भी पूछ सकता है। उसने पूछा है, ये नहीं पूछा, ये मैंने बाद में ऐड किए हैं। ठीक है, ये 2021, 22, 23 के पेपर्स में नहीं है। और फिर एपीकल्चर इसके ऑप्शंस में है पीछे, तो एपीकल्चर का भी पूछा है उसने कई मरतबा। एपीकल्चर और सेरीकल्चर, बल्कि विटीकल्चर भी पूछा है, ये पास पेपर्स के ही है। तो लेक्चर बनाते बनाते जो जहन में आ जाता है उनको ऐड कर देते हैं। एपीकल्चर मतलब ये जो शहद की मक्खियां पालते हैं, उनको कल्चर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसको एपीकल्चर। अगर यही सिल्क वॉर्म को करें, ठीक है, ज्यादातर ये शहतूत के ऊपर सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, उसके लुआब से फिर रेशम बनाते हैं, वो सेरीकल्चर है। विटीकल्चर जो ग्रेप्स वगैरह काश्त करते हैं उसको विटीकल्चर कहते हैं। स्पेशली ये
वाइन बनाने के लिए जो ग्रेप्स लगाए जाते हैं उसको विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है जी। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसको ओवरऑल कवर नहीं कर सकते, किसी भी तरह नहीं कर सकते। तो जितना हो सकेगा हम उतना कवर करेंगे, ठीक है ना। आप ये देखेंगे जी। ये अपना माइक ऑफ करो भाई। कौन है, इमरान? सॉरी सर नहीं, किसने ओपन किया था? ओके। इकोसिस्टम, पास पेपर का क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम? तो ओशन। अब हम थोड़ा सा इकोसिस्टम और उससे मिलती जुलती जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। लार्जेस्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम का मतलब है कि एक इन्वायरमेंट, वहां पर एबायोटिक बायोटिक सारा इंटर रिलेटेड जहां पर हो हर चीज, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जिस तरह ओशन की जिस तरह बात की, तो समंदर है, वहां पर समंदर है, समंदर के अंदर एनिमल्स भी हैं, समंदर के अंदर आप ये समझे कि एबायोटिक भी है, जिस तरह का समंदर का पानी। समंदर के अंदर फिशेस भी हैं, फ्रॉग्स भी हैं, और माइक्रोब्स भी हैं। उन सब का आपस में जो रिलेशन है, वो उस रिलेशन को पूरे एक सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, उनके आपस के कनेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ये याद रखें। अब लार्ज, उसने इकोसिस्टम की डेफिनेशन नहीं पूछी, लेकिन शायद मेरे जहन में आता है कि कभी पूछी भी होगी पास पेपर्स में। लेकिन अच्छा, आगे देखते हैं। तो इकोसिस्टम के फैक्टर्स देख लें। इसके जो फैक्टर्स मतलब इसके पार्ट्स, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब बेजान फैक्टर्स, और बायोटिक मतलब जानदार। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स भी हैं, जिस तरह प्लांट्स, कंज्यूमर्स भी हैं, और जिस तरह एनिमल्स, डिकम्पोजर्स भी हैं, जिस तरह बैक्टीरिया और फंजाई। फिर सेकेंडरी टर्चरी वगैरह वगैरह, ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, बायोम। बायोम क्या है? बायोम जो है वो एक स्पेसिफिक जगह है। जो इकोसिस्टम है वो एक ब्रॉड टर्म है, जबकि बायोम एक शॉर्ट टर्म है। ठीक है, बायोम जिस तरह अब यहाँ स्पेसिफिक कर दिया, डेजर्ट, ठीक है, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड यहाँ पर यूं दे समझें कि ग्रास है तो हॉर्स खाएगा ना, ठीक है, फिश, पानी है तो फिश होगी। तो ये एक रेड्यूस अगर सिस्टम हो जाए, बिल्कुल अगर रेड्यूस फॉर्म हो जाए किसी भी, जो स्पेसिफाई करता हो किसी भी चीज को, तो उसको बायोम कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलें आगे चलते हैं। किंगडम्स, अब हम आ जाते हैं इनके किंगडम्स की तरफ, जिसको 1969 में एक इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन है, जो एडिशन है, ये स्लाइड्स मेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप और पास्ट पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। उसमें जो एडिशन है, जिस तरह किंगडम्स वगैरह के बारे में अगर मैंने कुछ एडिशन की होगी, किसने दरियाफ्त किया, और ये चीज़ें फिर मैंने ऐड नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता लेक्चर। हमने अभी भी इसको दो पार्ट्स में, इसको ये कल जाके मुकम्मल होगा। मेरी कोशिश थी कि आज हो जाए, लेकिन जाहिर है कि इतना लेंथी हो गया, हमें हर चीज़ कवर करनी है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो मैं जो पीडीएफ दूंगा दूसरी वाली, उसमें होंगी। कुछ ये स्लाइड्स हैं, ये आपने देखनी, और लेक्चर्स में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, सारी की सारी स्लाइड्स में नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, तो ये लेक्चर्स आपने इनको नोट्स बना लेना है। अच्छा, किंगडम्स पांच हैं बेसिकली: एनिमल्स, प्लांट्स किंगडम, फंजाई किंगडम, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। इसमें यहाँ से चले तो बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, अब हम इनको ये एक एक करके देखेंगे। हम पहले बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, फिर फंजाई को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा, फिर प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है आ सकती है, वो मैंने स्लाइड के अंदर ऐड की है, कुछ मैं बोल दूंगा वो आपने नोट कर लेनी है। फिर हम एनिमल्स को पढ़ेंगे, एनिमल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। इसमें हम ह्यूमंस को भी पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमंस के सिस्टम्स को भी पढ़ेंगे, सेल्स को भी पढ़ेंगे, और सेल के ऑर्गेनीलीज को भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, और कल वाले लेक्चर में इसमें जो ह्यूमंस के ऑर्गन्स हैं, ह्यूमंस के सिस्टम्स हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है ना, एनिमल्स के। फिर हम प्लांट्स की तरफ आएंगे। ओके, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में बस आपने ये याद रखना है कि ये वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक बात। दूसरी बात, ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, वन सेल है, प्रोकैरियोट है, और ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनसे लाइफ का आगाज हुआ, ऐसा समझा जाता है।
ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि गर्म पानी के चश्मों में सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया थे, और वही बाद में एवोल्यूशन की जो बेस है वो बैक्टीरिया है, यानी कि लिविंग एवोल्यूशन की बेस बैक्टीरिया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे मतलब बेसिक जहां से लाइफ का आगाज हुआ वो कौन थे, बैक्टीरिया थे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। अगेन स्लाइड आएगी। अब देखें ये बड़ा अजीबोगरीब उसने पूछा है क्वेश्चन कि नमूनिया इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, कोकाई। अब हम इससे रेलेवेंट, अब ये तो पूरा एक चैप्टर है ना बैक्टीरिया का, तो इसको हम कवर नहीं कर सकते। बस आप ये देख लें कि इसकी बेसिक तीन टाइप्स हैं। एक कोकाई है, ठीक है, जो सफेरिकल होती हैं, गोल। एक बेसिलस है जो कि कैप्सूल की तरह होती हैं, ठीक है, रॉड शेप। और एक होता है स्पाइरोचीट। स्पाइरोचीट मतलब स्पिरल। ये तीनों हैं। तो बेसिक टाइप्स आपको मैंने यहाँ पर आपके सामने हैं। और जब इससे रेलेवेंट और कोई फिर आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम इसको अब लिखने को तो अब पूरा चैप्टर अगर इसको बोलना चाहें तो फिर 2-3 दिन लग जाएंगे सिर्फ बैक्टीरिया भी। तो इस तरह से नहीं करना आपने। आपने बेसिक चीज देख ली, और उसके बाद बस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आते रहे अपने डाटा में ऐड करें। तो नमूनिया इज कॉज बाय विच बैक्टीरिया, कोकाई। ठीक है, कोकाई से। प्रोकैरियोट वीएस यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक मेजर जो डिफरेंस है, आप बस वो याद रखें कि ये प्रोकैरियोट के अंदर मतलब प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट का न्यूक्लियस होता है। बस ये ज्यादा मेजर डिफरेंस यही है, क्लियर न्यूक्लियस कह लें आप। अब न्यूक्लियर इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर मटेरियल यूकैरियोट के ऊपर, जो न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। हाँ, ये थोड़े बहुत मैंने डिफरेंसेस लिख दिए हैं, ये आपने फिर देख लेना है कि क्या क्या डिफरेंस है। ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, बस मेजर जो डिफरेंस है वो मैंने जो आपको बताया है। आप इस वीडियो को सुनना और उर्दू में चाहे लिख लेना। नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम फंजाई। ठीक है, आपको याद होगा मैट्रिक में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, स्पीशी, लास्ट जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। तो ये किंगडम है जो मेजर कैटेगरी है इसकी। तो क्वेश्चन आया था जी, विच मशरूम इज नॉट एडिबल। देखो जी, पीपीएससी वाले हैं जी, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसने कहा कि विच मशरूम इज नॉट एडिबल, एमेनिटा फेलोइड्स। अब ये कोई इसकी काउंटिंग नहीं है फंजाई की। ये सैकड़ों नहीं, हजारों होंगी फंजाई, हजारों। ठीक है, लिटरली स्पीकिंग के ये फंजाई की हजारों किस्में हैं, ऐसे तो नहीं एक किंगडम बन गया है। तो उसमें आप कितनी फंजाई याद कर सकते हैं। ठीक है ना, कल किससे हमारी थोड़ी सी बहस हो रही थी, मामून से ना। बहस तो नहीं हो रही थी, मतलब वो कह रहे थे कि अब जो क्वेश्चन है वो पास पेपर से नहीं आएगा, तो भाई इसको आप कितना लिखोगे, आप कितनी फंजाई याद करोगे, कितनी उनकी कैटेगरीज देखोगे, आप नहीं देख सकते। तो आपको सरफेस लेवल का नॉलेज हो, उसके बाद आप देखो कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। सरफेस लेवल का आपको पता लग गया फंजाई किंगडम है, और इसके बाद जो दो चार बातें वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म की फंजाई है, ये देख लेना। हाँ, इसमें देखो ये एक फंजाई है, एक नॉर्मल प्लांट्स की तरह होती है ये फंजाई। और लेकिन ये प्लांट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। प्लांट्स में रूट्स होती हैं, इसकी रूट्स को राइजोइड्स कहते हैं। बस ये अलग है। प्लांट्स में सीड्स होते हैं, इसके सीड्स को स्पोर्स कहते हैं। अच्छा, और इसका इसके फूल को या इसके जिसके अंदर सीड्स होते हैं इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। बस ये आप बस ये मतलब असल जो इंपॉर्टेंट है वो राइजोइड्स है। इसके अंदर राइजोइड्स होते हैं जिसकी वजह से ये जमीन के अंदर इन रूटेड होती है, जमीन को थाम के रखती है। जमीन में ऐसे फैलती रहती है। आपने देख के पीछे मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं, तो आपने कोई ना कोई देखी भी होंगी इसमें से। तो राइजोइड्स आपने याद रखने हैं। किंगडम फंजाई के कुछ करेक्टर्स हैं। ठीक है, ये मैनी सेल होती हैं, मैनी सेल्ड है, वन सेल भी होती है। सेल्स ऑफ फंजाई हैव मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये यूकैरियोट होती है। और अपनी खुराक को कैसे लेती है, ये एब्जॉर्ब करके। ठीक है, जिस तरह प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करके लेते हैं, ये भी एब्जॉर्ब करके रख लेती है खुराक। अच्छा, इसमें स्पोर्स होते हैं, ये बता दिया। यीस्ट, मशरूम और मोल्ड्स, ठीक है, लाइकेंस, ये इनकी टाइप्स हैं। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड्स, मोल्ड, लाइकेंस, ये इनकी टाइप्स हैं। इसको भी आपने याद रखना है, वो पूछ सकता है। अब जिस तरह मशरूम्स का ही पूछ लिया ना उसने, तो मशरूम इसकी मेजर एक क्लास है। ठीक है, इस तरह यीस्ट, लाइकेंस, ये बेसिक 3-4 बातें ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, अब हमने
बैक्टीरिया पढ़ लिया, किंगडम बैक्टीरिया पढ़ लिया, किंगडम फंजाई पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलते जुलते हैं। इनके कुछ करेक्टर्स, अब इसकी बस आपने डेफिनेशन देखनी है। इसके कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। इसमें बाज औक़ात प्लांट्स और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी आपने कुछ खास खास नाम याद कर लेने हैं, जिस तरह ये अमीबा है, ठीक है। ये चीजें याद कर लेनी है आपने, ताकि वो पूछ ले कि हो सकता है कि अमीबा किस किंगडम में है, या किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अमीबा बहुत ज्यादा मशहूर है। अच्छा जी, ये और ये भी यूकेरियोट है, ये भी याद रखना है। यूकेरियोट प्रोकैरियोट समझ आ गई ना पीछे? ठीक है, पूछ लूं किसी से? चलो कोई एक बताए मुझे। असद, आप तो बाद में आए हो। सर हाँ जी, कोई सर भी बता। यूक्रियोट में अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ये प्रोक्रियोट है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूक्रियोटिक में न्यूक्लियस होता है। इनमें बस ये डिफरेंस है मेन। ओके, गुड गुड जी, शाबाश। ठीक है, देखो आपने थोड़ा सा मुझे रिलैक्स किया पढ़ाने से, तो मुझे याद भी आ गया। अमीबा के अंदर सोडोपोडिया होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। मैं सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वही पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सोडोपोडिया होता है। सोडोपोडिया मतलब इसका ये एक तरह के ये मूवमेंट के लिए यूज करता है, अपने बॉडी को इस तरह से फैलाता है डिफरेंट एंगल्स में और मूव करता है। तो ये अमीबा के अंदर सोडोपोडिया होता है, याद रखना। यही इसके अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस इस तरह हमारे हाथ और पाँव होते हैं ना, इन ऑर्गेनिज्म, मतलब इनको अपेंडेजेस कहते हैं, हाथ और पाँव को, जिनकी मदद से मूवमेंट है, हरकत है। तो सीलिया और फ्लैजेला भी होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वगैरह वगैरह। किंगडम प्रोटिस्टा के ये फेमस जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको आपने याद रखना है। अमीबा, क्लेमेडोमोनास, ये दो इंपॉर्टेंट है, अमीबा और क्लेमेडोमोनास। बाकी पैरामीशियम भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्वॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वॉल्वॉक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अमीबा और क्लेमेडोमोनास, ये आपने आज में ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं जी अपने फेवरेट एनिमल किंगडम की तरफ। एनिमल किंगडम, ये मतलब इसमें जो यूनिसेलुलर तो नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं कुछ इनकी जो करेक्टर्स हैं। और बेशतहा वैरायटी है एनिमल किंगडम की। क्या क्या वैरायटी है, अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो आगाज होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म को कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो दो कैटेगरी, बेसिक कैटेगरी इनकी है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, आप मछली को भी जब देखते हो ना, तो उसके अंदर कंघी होती है, कंघी के अंदर वर्टिबल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन। इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यहां से तो एक मतलब रेयर क्वेश्चंस आते हैं। यूं समझ लें कि अगर 10 क्वेश्चंस आने हो तो एक आएगा इनवर्टिब्रेट से, या दो आएंगे इनवर्टिब्रेट से, 8 आएंगे वर्टिब्रेट से। तो हमने भी सिर्फ इनके नाम ही किए हैं, ज्यादा नहीं किए, क्योंकि कोई क्वेश्चन आ जाता है बाद में तो फिर ऐड कर देंगे। जाहिर है ये पूरी पूरी क्लासेस हैं। इनके नाम आप याद वैसे रख लें कि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई ये मैंने पढ़े थे। जब आप को ये पता लग जाता है ना आपके माइंड को कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी पहले पढ़ी हुई है, तो जो नए एमसीक्यूज हैं पास पेपर में पढ़ोगे या एग्जामिनेशन हॉल में ही देख रहे हो ना, तो आपका माइंड क्लिक करेगा। तो कौन कौन से होते हैं? पोरिफिरा, निडेरिया, एनिलिडा, मोलस्का। ठीक है जी। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश होती है। चलो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है स्टार फिश। स्टार फिश फिश नहीं होती, चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ, और स्टार फिश के अंदर ब्लड नहीं होता, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ये पिछले दिनों मेरी जो भतीजी थी उसने मुझसे ये सवाल किया। ठीक है, मुझे ये तो याद था कि स्टार फिश जो है फिश नहीं होती, इकाइनोडर्मेटा होता है, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि वाकई इसके अंदर जो रेड ब्लड हमारे अंदर इसका होता है, तो इनके अंदर ये वो ब्लड नहीं होता। ये वाइट कलर का ब्लड होता है, मतलब जो जो कि न्यूट्रिशन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये देखें, अब चौथी क्लास की बच्ची के अंदर, बच्ची की क्लास में बुक्स में ये इंफॉर्मेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर प्लेटिहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा वगैरह वगैरह। ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स की फिर इंसेक्ट्स। ठीक है, जिसमें इस तरह बटरफ्लाई वगैरह इसी में आती हैं। चलिए बस इतना। और अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ। वर्टिब्रेट्स में फिश,
रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जिसके अंदर हमारी छिपकली और सांप, एम्फीबियन जिसके अंदर फ्रॉग्स आते हैं, ठीक है, और मैमल्स जिसमें दूध देने वाले जितने भी जानदार हैं, तकरीबन दूध देने वाले जितने भी जानदार हैं इस मैमल्स में आते हैं। बर्ड्स आपको पता है, जो उड़ने वाले जो परिंदे हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी जिसके बारे में, जिसको हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, ये एक और ट्री है, ये भी मैंने बना दिया है, ठीक है, इसको भी आपने देख लेना। इसमें एक टर्म है, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। इसमें एक टर्म है एसिलोमेट, एसिलोमेट और सिलोमेट, ये आगे मैंने स्लाइड ऐड नहीं की, ठीक है। और कहाँ है जी, सोडोसिलोमेट। बस ये तीन टर्मिनोलॉजी है, ये भी थोड़ी सी वैसे देख लेते हैं। जिस तरह के आप इंसानों को देख लेना, तो उसमें एक डायाफ्राम आपने शायद पढ़ा होगा, कि एक लेयर होती है मसल्स की, तो वहां पे हमारी जो हमारी बॉडी के अंदर ना एक छोटी सी कैविटी होती है, स्पेस होती है। उस स्पेस को कहते हैं सीलो। सिल सिल COEL जो है ना, सिल इसका मतलब होता है कैविटी। तो हमारी बॉडी में कैविटी होती है, कुछ के अंदर ये कैविटी हाफ होती है, थोड़ी होती है, और कुछ के अंदर ये कैविटी बिल्कुल नहीं होती, एसिलोमेट। तो इस तरह के कुछ जानदार हैं। तो आप फिर खुद ही देख लोगे कि कितने जानदार हैं। ज्यादातर जिनका बारे में हमने पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, सारे वो सिलोमेट्स हैं मोस्टली। तो ये आपने जहन में रखना है कि इस सिलोमेट जिनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, सोडोसिलोमेट जिनके अंदर कुछ कैविटी होती है, कुछ नहीं होती, थोड़ी होती है, और सिलोमेट्स जिनके अंदर कैविटी होती है। ये मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ बताई ये बात, ताकि ये बता टच दिया है हल्का हल्का सा। ओके, अब देखें कहां से उसने क्वेश्चन पूछा है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ मैरीन स्नेल्स इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, थोड़ी सी शायद इसलिए पूछा है कि इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है, शायद इसलिए पूछ लिया है, या क्या वजह है। अब कहां से उसने इस पूरे एरिया से, यहां से उसने एक क्वेश्चन ऐसे उठा लिया है, ठीक है, स्नेल्स, स्नेल्स का पूछ लिया है कि उसके अंदर जो उसका ये शेल है ये वाला, तो ये किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो हमने रॉक्स पढ़ी थी ना, रॉक्स, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स समंदर के अंदर, तो वो बेसिकली इसी तरह के जानदार जो मरते रहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ये वहीं पर समंदर के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं। बे इंतहा खूबसूरत कलर के ये शेल होते हैं, इसको शेल कहते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और बल्कि आप कराची में जाएं तो ये सेल भी हो रहे होते हैं इस तरह के डिफरेंट। एक और टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। पीछे भी हमने पढ़ा कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एनिमल्स, सॉरी मैमल्स और बर्ड्स, इनको वार्म ब्लडेड कहते हैं, और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिश, इसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। एक तो कैटेगरी आपने याद रखनी है, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, कि ये अपनी बॉडी के जो कोल्ड ब्लडेड हैं, अपनी जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब वो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मिसाल के तौर पे, अब सर्दी, जब सर्दी आती है तो सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 15 पे टेम्परेचर आ गया, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37, ठीक है, तकरीबन। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। जब इन्वायरमेंट में 15 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमें सर्दी लगेगी। ये सर्दी इस मेंढक को नहीं लगती, इस बर्ड्स को भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं सुकड़े बैठे होते हैं, अपने परों को ऐसे थोड़ा सा उन्होंने फैलाया हुआ होता है, ठीक है। तो वो बर्ड्स को भी किसी तरह किसी हद तक लगती है, वो अपने परों की मदद से किसी तरह छुपाते हैं। लिजर्ड्स को नहीं लगती, ये तो कंबल ओढ़ के नहीं बैठी होती। गधे के ऊपर या जानवरों के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा उनके ऊपर डाला होता है, ठीक है, ताकि भाई कुछ बचत हो जाए इनकी। और लेकिन छिपकली तो ऐसे फिरती है। मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि पानी भी ठंडा गर्म होता है। रीजन क्या है, कि जब इनके इन्वायरमेंट का, ठीक है, टेम्परेचर नीचे गिरता है, तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे गिरा लेते हैं। एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, ठीक है। कोशिश करेंगे जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो मैं वो ऐड कर दूंगा स्लाइड। तो जब बॉडी का टेम्परेचर भी 15 है, बाहर का भी 15 है, तो फिर सर्दी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। बाहर का टेम्परेचर 60 पे चला जाता है, अब हम तो मरते हैं गर्मी से,
लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 60 पे चला गया तो वो तो बराबर हो गया, फिर गर्मी कैसी, फिर तो इक्वल हो गया। मतलब इस तरह की मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। वार्म कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ मैच कर लेते हैं, उसके साथ मिला लेते हैं, ठीक है। और वार्म ब्लडेड जो हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर, उनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। किन का होता है ये आपने याद रखना है, और किस क्या उसका मतलब क्या होता है ये भी याद रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि दो तरह के ये जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स ही कह लें, ये दो तरह के होते हैं। एनिमल्स नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स ही कहें। ये इनकी दो कैटेगरी है, एक है ऑटोट्रॉफ्स और एक है हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुराक बनाते हैं, प्लांट्स, इसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ फंजाई भी आ जाते हैं, ये भी खुराक बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। तो ये दो टर्मिनोलॉजी ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो पास पेपर में एक जगह पूछी गई है, ठीक है, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चंस की इलेबोरेशन है, उनको मैंने थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंड किया है कि जब एक वहां से क्वेश्चन आया तो और पूछा जा सकता है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं उसने ये पूछा, तो वो प्लांट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर देखें कि प्लांट्स को खाने वाले कौन है, कंज्यूमर्स। किसी भी दूसरी चीज को जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, प्लांट्स अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनाते हैं, पत्ते को फैक्ट्री कहते हैं प्लांट्स की। जो प्लांट्स को खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल रैट, रैट पौधे के बीज को खाता है ना, तो ये हम मिसाल ले सकते हैं। बर्ड्स प्राइमरी कंज्यूमर है। अब रैट को कौन खाता है, जो खाएगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, जिस तरह चील, या जिस तरह कैट वो रैट को खा जाती है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। कैट को कौन खा सकता है, शेर खा सकता है, फॉर एग्जाम्पल डॉग खा सकता है। वैसे इधर तो नहीं, हमारे जो अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता ना, लेकिन ये फूड चेन तो है, ऐसे ऐसा खा मतलब खा तो सकता है वो। तो वो जो कैट को खाएगा वो टर्शियरी कंज्यूमर, इसी तरह फिर क्वाटरनरी। तो इस यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। फूड वेब क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। अगेन हाँ, यहाँ पे डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, ठीक है। जो कोई एनिमल, कोई प्लांट, कोई डेड हो गया तो उनको डिकम्पोजर कहते हैं। फंजाई भी डिकम्पोजर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने फंजाई को क्या कह दिया, प्रोड्यूसर। एलजी जो है ना वो प्रोड्यूसर होती है, फंजाई जो है वो डिकम्पोजर ही होती है, ठीक है। अगर ये मतलब जब आप लेक्चर सुनेंगे तो मिस्टेक ना हो जाए। तो डिकम्पोजर मतलब जो कुछ डेड प्लांट्स पर, एनिमल्स पर अपने केमिकल रिलीज करते हैं, उनको खत्म करते हैं डिग्रेड करके, उनको सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको डिकम्पोजर। अगेन फिर वही प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी। फूड चेन, फूड चेन ये भी एक टर्मिनोलॉजी है क्या। प्लांट्स यानी कि ग्रास, ग्रास को होपर ने खाया, और होपर को बर्ड्स ने खाया, ठीक है। अब बर्ड्स जो है वो इनको भी खा सकती हैं, लेकिन अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, अब हम स्ट्रेट चेन चल रहे हैं। स्नेक जो है वो चिड़िया को भी खा जाता है, और ओल, ठीक है, ओल ही लिखा है, मतलब ऐसे ईगल की शक्ल बनी है, ओल लिखा है, तो ये सांप को खा जाता है, इस तरह से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।
वी आर कम